10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब ये देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। और ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। आप सबको मेरा नमस्कार। एक गंभीर मुद्दे पर, एक मुद्दे पर जिसको एक्चुअली चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए, उस पर आपके सामने आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की शर्म आती है। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं, सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का। और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि वो घबराए हुए हैं, यह सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, या जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिकताएं क्या हैं। हमारे घोषणा पत्र की चर्चा आप जैसे मीडिया के प्रबुद्ध साथियों ने की, विशेषज्ञों और जानकारों ने की, और विरोधियों को भी यह कहना पड़ रहा है कि यह एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, यह एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए। और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। और यह भी सच है, जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा, कि यह घोषणा पत्र कुछ 2 विशेषज्ञों ने बैठकर पूंजीपतियों की सूची लेकर नहीं बनाया है। यह घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। यह घोषणा पत्र उन लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी आशंकाओं और उनकी चुनौतियों के बेसिस पर बना है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे लीडर से, हमारे अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए। चर्चा शुरू हुई, प्रधानमंत्री को लगा अरे भैया क्या किया जाए। मेरा अपना मानना, और मैं दावे के साथ यह कह सकती हूं कि उनका एक चरण चुंबक उनके पास गया होगा और कहा होगा, मोदी जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा है, सब लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है, एक पूरा खाका तैयार कर दिया है भविष्य के भारत के लिए, आपको यह सब करना चाहिए था 10 सालों में। तो मोदी जी ने उससे यह नहीं कहा हाँ सही कह रहे हो, मोदी जी ने उससे कहा रे चेले घबरा मत, अभी देख मैं अपनी अगली इलेक्शन रैली में क्या करता हूं, मुद्दे से ही भटका दूंगा।
और ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। यह असलियत है। उनके मुस्लिम लीग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा, कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे कि यह गलत है, यह नहीं संभव है, यह नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। यह क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं, और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। और असलियत यह भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वैसे ही 180 पर अटके हुए हैं, शनै शनै वो अब कम होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के हर नियम, हर कानून को ताक पर रखकर नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार कर रहे हैं, उनके मंत्री इस बार वक्तव्य दे रहे हैं। चाहे वो सेना के इस्तेमाल की बात हो, चाहे मोदी जी अलग अलग वेशभूषा में दिख रहे हो। असलियत यह है कि देश की जनता समझ गई है कि राजा जो है वो प्रजा को भटका रहा है। ये प्रजातंत्र है, हम जनता हैं, हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, हमें भेड़ बकरी समझने की गलती मत कीजिए। और हर उस नियम का जो उल्लंघन हो रहा है, हम लगातार चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, इस पर भी जाएंगे, अन्य चीजों पर भी जाएंगे। और हमारी अपेक्षा और आशा और विश्वास है कि एक निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग, जिसके ऊपर दारोमदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, वो जरूर इन बातों को संज्ञान में लेगी और इस पर एक्शन लेगी। ईडब्ल्यूएस पे आप लोगों ने जो बात की अपने घोषणा पत्र में, ये कहा गया कि जो 10% है उसको हम थोड़ा स्ट्रेच करके बाकी लोगों को देंगे। तो जो नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम स्ट्रेच करके, ऐसी भाषा ये कहा गया है कि 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों को लागू करेंगे। नहीं, तो जब हम, अब आपका सवाल हो गया हो तो मैं जवाब थोड़ा सा पूछ लूं। जी बिल्कुल पूछिए। अभी जो सवर्ण के लोग हैं, बीजेपी ने उनको जो 10% दिया, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन तो वो भी डिजर्व करते हैं। तो अब इससे ऐसा मैसेज नहीं जा रहा कि कांग्रेस ने मतलब कांग्रेस उनको 10% मिला उसको भी छीन के और हमारे पास से ले जाना चाहती है? आप मुझे समझदार पत्रकार लगते हैं। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का क्या मतलब होता है, सामाजिक और आर्थिक सेंसस का क्या मतलब है? उसमें सिर्फ आदिवासी, दलित या पिछड़ों का आंकड़ा नहीं आएगा। उसमें मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला था, शायद आप देर से आए या आपने नहीं सुन पाया, कि गरीब जनरल कास्ट के भी जो समाज के हाशिए पर आज हैं, जिनको कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए, जिनको रिजर्वेशन थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, हम बिल्कुल उनके हक की बात करते हैं। मेरे नेता एक बात कहते हैं और वो बात दोहराना जरूरी है। आपको पैर में चोट लग जाए, आप पर प्लास्टर लगेगा या बैंडेज लगेगा या कास्ट लगेगा, इसका निर्णय डॉक्टर खुद नहीं कर सकता है। इसका निर्णय तब होगा जब एक्सरे होगा। उस एक्सरे में पता चलेगा आपका लिगामेंट टेयर हुआ है, आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर है, आपकी हड्डी टूटकर अलग हो गई और उस हिसाब से उसका इलाज होगा। तो एक्सरे जो है वही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सामाजिक और आर्थिक कास्ट सेंसस जब तक नहीं होगा, नहीं पता चलेगा कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए। इसमें बिल्कुल जनरल कास्ट के वो गरीब लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। हम उसकी बिल्कुल पैरवी करते हैं। आपकी ये बात, मुझे ऐसा लगता है शायद आप लेट आए, आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना, उसका नतीजा है कि एक पीए जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग,
उन पर मैं इस मंच पर से टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन उनको आईना दिखाना जरूरी है और वो आईना मैं जरूर दिखाऊंगी। 2 महीने पहले तक जब बजट आया था तो मोदी जी की सारी बखिया वही उधेड़ रहे थे, उन्हीं को सब नजर आ रहा था। चैनल जंप कर करके अपने आप को स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो घोषित करता है, वो मुझे यह बताए कि स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रहते हुए आपको इस देश में आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? आपको 20% ये जनता 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करती नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? इस तरह की बेहूदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है, हमारी नहीं। और असलियत यह है कि कांग्रेस ने इस देश के हाशिए पर रह रहे लोगों को हमेशा साथ दिया है। और मैं जरूर यहां पर, क्योंकि बड़ी धर्म की भी बात करने लगे हैं वो, उस पर मैं जरूर बोलना चाहती हूं। साच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यह है असलियत। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। ये असलियत है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको समाज किस दृष्टि से देखता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मेरे मुंह से ज्यादा ना बुलवाइए। और असलियत एक ये है कि आज जो कहीं और जाकर कांग्रेस पार्टी को सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें मुझे सिर्फ 2 टूक बात यह कहनी है, भगवान के लिए भगवान का नाम झूठ मत लो। किसने आपको मना किया सनातन पर बोलने से? किसने आपको मना किया सनातन के खिलाफ बयान देने से? मैं पूछना चाहती हूं। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ, मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं, मैं गई राम मंदिर, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और एक ये सच है, मैं यूजुअली पर्सनल बातें करती नहीं हूं, यह सच है कि भगवान शिव के बारे में जितना मैंने राहुल जी से सीखा है उतना किसी और से नहीं सीखा है। यह भी एक सच है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए जब मैंने प्रियंका जी को निर्जल व्रत रखते हुए देखा और मैंने पूछा आप ये क्यों करती हैं, क्या है, उन्होंने बताया वो 8 साल की उम्र से नवरात्र का व्रत करती है। हमें चाहिए इंसर्ट सर्टिफिकेट सनातन पर। क्या है सनातन? सनातन यह है कि बिलबिला के भाग जाओ और फिर अनर्गल झूठ बोलने लगो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना, आपकी क्या हैसियत है, मैं ये जानना चाहती हूं। आपको पार्टी ने 2-2 राज्यों से चुनाव लड़ाया, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं, एड़ियां घिसते रहते हैं, नहीं मिलता है टिकट। आपको 2-2 जगह से चुनाव लड़ाया और आप इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे? एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स थोड़ा आत्मचिंतन करिए और देखिए देश 10 साल में किस कगार पे पहुंच गया है, जो खुद आप भी कहते थे।